इंडिया के सर्वेलेंस ड्रोन का यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीजें, टाइम रूम यानी कि ये टेजर एक्ट कब बना था। एज ए ह्यूमन हमारी अभी उतनी औकात नहीं है कि 5 करने के लिए भी नीड अ फुल्ली फंक्शनल आर्टिफिशियल फॉर्म। पास्ट में टाइम ट्रेवल करना नामुमकिन है। ये वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म इंटरस्टेलर 7 फरवरी को वापस से थिएटर्स में लगने वाली है। और जब मैंने हिडन डिटेल्स के लिए इसे देखना शुरू किया तो मेरे को ऐसी डिटेल्स मिली है जिन्हें जानकर तुम्हारे दिमाग की वाट लगने वाली है। और क्योंकि अपने अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है तो पहले इसी चीज से स्टार्ट करते हैं कि क्यों डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने इंडिया के सर्वेलेंस ड्रोन को मूवी में दिखाया है। अब इंडिया के सर्वेलेंस ड्रोन का यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीजें क्लियर करने के लिए यूज किया गया है। पहला तो ये कि फिल्म जिस फ्यूचर टाइमलाइन में टेक प्लेस करती है उस वक्त इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, मे बी बिकॉज ये ड्रोन काफी एडवांस है। लेकिन असली डिटेल ये है कि डायरेक्टर ने बड़े ही स्मार्टली इस छोटे से सीक्वेंस से इंटरस्टेलर मूवी की पूरी सिचुएशन ऑडियंस के दिमाग में क्लियर कर दी, जो कि कुछ इस तरह से है। इस टाइम से करीब 10 साल पहले ही दुनिया की सारी सरकारों ने ऑफिशियली अपने अपने देश की सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर दिया, यानी कि आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स सब कुछ। अब ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में फसल ना होने की वजह से बात मानवता के अस्तित्व पे आ गई है और अब उनके पास फालतू का पैसा खर्च करने के लिए बचा ही नहीं है। और भाई जब नेचर तुम्हें खुद ही मार रहा हो तो एक दूसरे से लड़ने का टाइम कहाँ मिलता है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि 10 साल से ऊपर आराम से उड़ रहा ड्रोन अचानक से नीचे क्यों आया। अब इसका आंसर कूपर भले ही मर्क को ना दे पाता हो, लेकिन मूवी अपने कुछ सीन से दे देती है। जैसे कि इस ड्रोन वाले सीन के बाद ही कूपर को एक आदमी का फोन आता है कि उसने जो फसलें काटने वाली मशीनें बनाई थी वो खराब हो गई है। कूपर को वापस आके उनके कंपास क्लॉक और जीपीएस को वापस से रीसेट करना पड़ता है। एक्चुअली में ये हुआ था उनके घर में चल रही ग्रेविटी की गड़बड़ी की वजह से, जहां कूपर खुद अपनी बेटी से ग्रेविटी के थ्रू बात करने की कोशिश कर रहा था और ये ड्रोन भी उसी गड़बड़ी की वजह से नीचे आया था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें ये स्पेशल टाइम रूम यानी कि ये टेजर एक्ट कब बना था ये भी इस चीज से पता चलता है। कैसे? देखो इस सीन में रोमली ये बताता है कि आज से करीब 50 साल पहले उन्होंने ग्रेविटी में गड़बड़ी महसूस करना स्टार्ट कर दिया था, जहां उनके एटमॉस्फेयर में ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें खराबी आनी स्टार्ट हुई थी और कूपर का प्लेन क्रैश भी ग्रेविटी में गड़बड़ी की वजह से ही हुआ था। तो अगर हम सारी कड़ियों को जोड़े तो जो फ्यूचर बीइंग है उन्होंने करीब 50 साल पहले इस कमरे में ये टेजर एक्ट यानी कि समय का ये कमरा और ये वर्म होल बनाया था, क्योंकि तभी से ग्रेविटी में गड़बड़ी होना स्टार्ट हो गई थी। इट्स फनी क्योंकि ये चीज तब हुई थी जब मर्फ का जन्म भी नहीं हुआ था, जबकि ये सब उसी के लिए किया जा रहा था। अब इस ग्रेविटी वाली चीज को तुम लोग याद रखना, क्योंकि ये चीज इंटरस्टेलर मूवी को मर्फीज लॉ से जोड़ती है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में जानेंगे। वैसे इस सीन को देखो, इस सीन में कूपर बोलता है कि वो अभी भी अपने टैक्सेस पे कर रहा है और अगर कोई आर्मी नहीं है तो उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो उसके पैसे नासा के प्लान ए और प्लान बी में जा रहे होते हैं, जिसकी पब्लिक को कानो कान सरकार ने खबर तक नहीं लगने दी, क्योंकि कोई भी इसके लिए राजी नहीं होता। क्या तुम्हें पता है कि मूवी में जो सिचुएशन खाने की कमी को लेकर बताई गई है ऐसा रियल में हो चुका है, लेकिन मूवी में दिखाई गई प्रॉब्लम से चीजें थोड़ी सी उल्टी थी। चलो रियल लाइफ प्रॉब्लम और मूवी में दिखाई गई प्रॉब्लम दोनों को डिटेल में समझते हैं। दरअसल अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन और बचा हुआ 1% बाकी चीजें हैं। लेकिन इंटरस्टेलर में दिखाया गया है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बढ़ के 80% हो चुका है, जिसकी वजह से फसलें सड़ रही हैं। अब भले ये मूवी साइंस फिक्शन है, लेकिन इसमें डायरेक्टर ने ज्यादातर चीजें रियलिटी को ध्यान में रखते हुए डाली है। उन्हीं में से एक है ये नाइट्रोजन की प्रॉब्लम, और इसको समझने के लिए चलो पहले नाइट्रोजन को समझते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन जरूरी नहीं है, इट इज अ क्रूशियल फॉर लाइफ as it is a key component of essential biological molecules like proteins, DNA and also chlorophyll. That's mean it is a necessary for the growth and development of all living organisms including plants and animals, जिसमें कि हम भी आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते,
जैसे कि ऑक्सीजन को करती है। और इसीलिए अगर वाकई में इंटरस्टेलर की तरह नाइट्रोजन बढ़ के 80% हो गया तो ऑक्सीजन घट के 90% हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के बढ़ने से प्लांट तो सड़ने लगेंगे ही, लेकिन उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी दुनिया के हर लिविंग बीइंग पे इम्पैक्ट डालेगी। और अगर ये प्रॉब्लम वैसे ही बढ़ती रही तो इंसान दम घुट के मर जाएंगे। अब इंटरस्टेलर की प्रॉब्लम तो तुम्हें समझ में आ गई, लेकिन रियल लाइफ में 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जिस खेतों में हम फसलें उगाते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी की वजह से फसलें सही से ग्रो नहीं कर पा रही थी और सड़ रही थी। और अंदाजा लगाया गया था कि अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकाला तो धरती की आधी पॉपुलेशन भूख से मर जाएगी। लेकिन 1910 में हाबर ने अमोनिया की खोज करके सबको बचा लिया। अब ये एक अलग टॉपिक है जिस पे डिटेल में वीडियो बन सकती है, इसलिए हम उसमें नहीं घुसेंगे क्योंकि वो अपना डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तुम्हारा जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन की कमी की प्रॉब्लम वाकई में एग्जिस्ट करती है और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि मर्फ का घोस्ट कूपर है? इसके अर्ली हिंट दिए गए थे, जहाँ पे स्टार्टिंग में मर्फ कूपर से कहती है कि मुझे लगा आप मेरे घोस्ट हो, और पृथ्वी से जाते हुए कूपर भी कहता है वंस यू आर पेरेंट्स यू आर द घोस्ट ऑफ योर चिल्ड्रंस फ्यूचर, और वो सच में मर्फ के फ्यूचर का घोस्ट होता है। खैर अभी मैंने तुम्हें बताया कि डायरेक्टर नोलन ने मूवी में ज्यादातर साइंस से जुड़ी जो चीजें रखी है वो फिक्शन की जगह रियलिटी है, लेकिन ऐसा हर चीज पे लागू नहीं होता। जैसे कि इस सीन में ब्रैंड कूपर को 5000 फर्टिलाइज ह्यूमन एग्स दिखाती है, जिसमें से 10 को वो इंक्यूबेट करने वाले थे। सिंपल भाषा में कहूँ तो उन्हें मशीन में बनाए गए एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता जो उन्हें माँ के गर्भ की तरह बड़ा था, और बाद में बाकी सबको सरोगेसी यानी कि औरतों के गर्भ में बड़ा किया जाता। लेकिन रियल में ऐसा नहीं किया जा सकता, अब तक तो नहीं। ऐसा करने के लिए वी नीड अ फुल्ली फंक्शनल आर्टिफिशियल फॉर्म, अ मशीन केपेबल ऑफ रिप्लिकेटिंग एवरीथिंग अ ह्यूमन यूटरस डज। खास करके हार्ट बीट, नर्वस सिस्टम और ब्रेन एक्टिविटी को एक मशीन परफेक्टली सिमुलेट नहीं कर पाएगी। वैसे अगर बात ह्यूमन एग्स को मशीन में बढ़ाने की हो रही है तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे 1-2 घंटे बात की जा सकती है, पर हम इतना अंदर नहीं जाते। तुम बस इतना समझ लो कि हम अभी ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है और फ्यूचर में भी इसे अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। खैर चलो अगली डिटेल पे चलते हैं। मिलर के प्लेनेट पे फंसने के बाद ब्रैंड बोलती है कि वो फ्यूचर के जीव 5वें डायमेंशन से आते हैं, जिनके लिए पास्ट में आना घाटी में उतरने जैसा हो सकता है और फ्यूचर में वापिस जाना पहाड़ चढ़ने जैसा। यानी वो इतने एडवांस हो चुके हैं कि आसानी से पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। मूवी आगे हमें दिखाती है कि भले ही ह्यूमन सिविलाइजेशन कितनी भी एडवांस हो जाए वो भी टाइम में अपने हिसाब से फेर बदल नहीं कर सकते। हाँ, उनके पास एडवांस होने के बाद टाइम का इतना एक्सेस जरूर है कि वो उसमें झांक सकते हैं। यानी कि इंटरस्टेलर मूवी के हिसाब से वो फ्यूचर ह्यूमंस पास्ट को देख जरूर सकते हैं लेकिन उसमें जा नहीं सकते। आई नो अब तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि उन्होंने खुद ग्रेविटी का यूज करके पास्ट में मैसेज क्यों नहीं भेजा, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी। इसका आंसर है लव। इसके बारे में ब्रैंड कूपर को बताती है और उसे लास्ट में समझ आता है। आसान भाषा में बोलूं तो अगर फ्यूचर के लोग डॉक्टर ब्रैंड को या फिर किसी और को मैसेज भेज भी देते तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वांटम डाटा किसी को समझ में ही नहीं आता। यहाँ तक कि जब तक इंसान समझ पाते कि फ्यूचर से उन्हें कोई मैसेज भेजा गया है दुनिया खत्म हो जाती। यानी कि मैसेज को समझना तो छोड़ो, हमें ये पता चलने में भी सालों लग जाएंगे कि किसी ने फ्यूचर से हमें मैसेज भेजा है। और इसीलिए वो डायमेंशन के बीच एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ से कूपर मर्फ को डाटा भेज सके, क्योंकि मर्फ और कूपर के बीच जो लव कनेक्शन था वो बियॉन्ड साइंस दिखाया गया है, जहाँ मर्फ उस लव की फीलिंग के जरिए ये समझ लेती है कि उस पार जो है वो उसका बाप है। और मैं ये कोई खुद से फीलिंग वाली थियरी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इस फीलिंग के भी हमें हिंट मूवी में दिए गए हैं। जैसे कि स्टार्ट में मर्फ का कूपर को घोस्ट बोलना या फिर इस सीन में डॉक्टर को बताना कि उसे वो भूत एक इंसान
लगता था जो कि उसे कुछ बताना चाहता है। और सोचो सालों बाद भी वो फीलिंग मर्व के दिल में वैसी की वैसी है। सेम इसी तरह की फीलिंग ब्रैंड के दिल में भी एडमन के लिए थी, जो कि सालों के बाद भी वैसी की वैसी थी। एंड माय फ्रेंड दैट फीलिंग इज अ लव जो कूपर को मर्व से जोड़ता है। सिंपली समझाओ तो नोलन ने प्यार को यहाँ ग्रेविटी की तरह दिखाया है, जो कि टाइम, पेस, रिलेटिविटी सब कुछ पार करके एक इंसान को दूसरे इंसान से फीलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। वैसे क्या तुमने ये नोटिस किया कि मर्व के उसके कमरे में जो भी सीन स्टार्ट में अधूरे दिखाए गए हैं उनको क्लाइमैक्स पूरा करता है, जो कि हमें कूपर के नजरिए से इस कमरे से दिखाए जाते हैं। जैसे कि उसका दरवाजे को कुर्सी से बंद करना और अपने डैड को जाओ बोलना, या फिर कूपर का लैंडर कूपर के हाथों टूटना। ये सभी सीन हमें क्लाइमैक्स में ही दिखाए जाते हैं। और देखो ये चीज स्क्रीन प्ले के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि क्लाइमैक्स में एक सॉलिड मिस्ट्री के थ्रू ऑडियंस को शॉक दिया गया है, लेकिन साथ ही में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि विजुअली भी ऑडियंस बोर ना हो और मर्व के स्टार्ट के सीन को ही एक नए एंगल से देखकर इंगेज रहे। और ये चीज इंडिया में तो छोड़ो, हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में भी कम ही देखने को मिलती है। आमतौर पर जब ऐसी सिचुएशन होती है तो नए एंगल की जगह हमें पास्ट के ही सीन रिपीट करके दिखाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज बाकी मेकर्स को इनसे सीखनी चाहिए। अच्छा तुम्हें वो घड़ी तो याद होगी जो कि कूपर जाते वक्त मर्व को देता है, वो घड़ी जिसके जरिए कूपर कोड भेजता है। कूपर के उस टेज़रैक्ट में जाने से पहले ही इस सीन में मर्व उस घड़ी को देखती है और उसे ध्यान से देखो, उसमें वो मोर्स कोड पहले से ही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कूपर ने वो मर्व के बचपन के टाइम में भेजे थे, यानी कि पास्ट में। इंटरस्टेलर ऐसे ही इतनी ग्रेट नहीं बनी है, इसकी हर चीज खास है, जैसे कि इसका म्यूजिक। क्या तुमने ये नोटिस किया कि कूपर की हर नई जर्नी के वक्त म्यूजिक अचानक से लाउड हो जाता है? जब वो घर से निकलता है, एंडोरेंस से अर्थ से दूर जाता है, यहाँ तक कि वर्म होल में जाता है तब भी, और ब्लैक होल के वक्त भी, और लास्ट में कूपर जब वापस ब्रांड के पास जाने के लिए निकलता है तब भी बैकग्राउंड में सेम म्यूजिक लाउडली बजता है। अब ऐसा क्यों होता है और मूवी के खास हिस्सों में कैसे म्यूजिक का जादू चलता है, ये जानने से पहले बता दूं कि इंटरस्टेलर मूवी को जिमर ने म्यूजिक दिया है और मेरी नजर में वो बंदा मैजिशियन ऑफ म्यूजिक है। इन्होंने ड्यून, इंसेप्शन, पायरेट ऑफ द कैरिबियन और ग्लैडिएटर जैसी हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों को अपना म्यूजिक दिया है। अब अगर इंटरस्टेलर मूवी के म्यूजिक पे वापस आए तो मूवी में हर बार जर्नी के टाइम लाउड म्यूजिक एक इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जो हमें स्पेसशिप में बैठे कैरेक्टर्स की सिचुएशन और एपिक जर्नी को दिखाता है। और पहली बार सुनने के बाद से आगे जब भी ऑडियंस उस म्यूजिक को सुनती है तो सबकॉन्शियसली ही उन्हें पता चल जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और विजुअल्स उनकी फीलिंग्स को यकीन में बदलने का काम करते हैं। नाउ साइलेंस इज ऑल्सो म्यूजिक, जिसका यूज इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह से किया गया है। जैसे कि इस सीन में 23 सालों की फुटेज कूपर एक साथ देखता है और म्यूजिक भी लाउड होता है, लेकिन जैसे ही फुटेज खत्म होती है सन्नाटा छा जाता है और वो कुछ सेकंड का साइलेंट पूरे फिल्म के म्यूजिक से कहीं ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि सिचुएशन वैसे ही होती है। वही अगर तुमने ध्यान दिया है तो मिलर के प्लेनेट पे उतरते ही बैकग्राउंड में क्लॉक की टिक टिक शुरू हो जाती है। अब उससे पहले इस सीन में पहले ही हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि मिलर के प्लेनेट पे 1 घंटा अर्थ के 7 सालों जैसा होगा, और उसके बाद ये घड़ी के टिक टिक वाला म्यूजिक उसी टाइम को रिप्रेजेंट करते हुए इनके पास टाइम कितना कम है ये दिखाता है। एंड दिस क्लेवर यूज ऑफ साउंड डिजाइन एंड music makes the Miller's Planet scene one of the most intense and memorable sequence in Interstellar। ऐसा ही कुछ डॉक्टर मैन के डॉकिंग के वक्त भी होता है, जब एंडोरेंस ब्लास्ट की वजह से स्पेस में स्पीड से भागने लगता है और कूपर डॉकिंग करने जाता है तो वापस से बैकग्राउंड में वॉच की टिक टिक वाला म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि उनके पास कितना कम टाइम बचा है। दिस टिक टिक म्यूजिक एनहांस द टेंशन एंड रिमाइंड्स द ऑडियंस ऑफ द अर्जेंसी ऑफ देयर मिशन। बेसिकली करो या मरो वाली सिचुएशन को विजुअल्स के साथ म्यूजिक भी अच्छे से ऑडियंस को फील करवाता है। नेक्स्ट डिटेल, प्रोफेसर ब्रैंड कहते हैं कि हम दुनिया को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे छोड़ने के लिए बने हैं। टेक्निकली ही इज राइट। लास्ट में मर्व भी अर्थ को नहीं बचा पाती बल्कि उसे छोड़ देती है, और ये चीज दिखाती है कि जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो इंसान चाहे कितना भी एडवांस हो जाए वो अर्थ को बचा नहीं पाएगा।
खैर अगली डिटेल पे चलती है तो लास्ट में यहाँ देखो एक स्पेशल जगह बनाई गई है जिसमें एंडोरस में जाने वाले सभी को सम्मानित किया गया है। ब्रायन, कूपर, डॉयले और रोमली के साथ इसमें उन 11 लोगों के भी नाम है जो इनसे पहले वर्म होल से दूसरी गैलेक्सी में गए थे। हाँ, डॉक्टर मैन का भी, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि उसने क्या किया था। वही भी इधर साइड में देखो टीचर अपने बच्चों को इस जगह के बारे में बता रही है, यानी इनके लिए अब एक हिस्टोरिकल साइट बन चुकी है जैसे कि अपने लिए ताजमहल है। वैसे जब लास्ट में कूपर मर्फी से मिलने आता है तो वहाँ की डॉक्टर उसे बताती है कि मर्फी 2 सालों से क्रायो स्लीप में थी। अब जो ज्यादा साइंस फिक्शन फिल्में नहीं देखते उनको मैं बता दूं कि क्रायो स्लीप एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक इंसान को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे फ्रीज किया जाता है जिससे वो हाइबरनेशन यानी कि गहरी नींद में चला जाता है और उसकी एज थम सी जाती है। मर्फी जानती थी कि कूपर उससे मिलने जरूर आएगा लेकिन उसकी उम्र साथ नहीं दे रही थी, इसलिए वो एक गहरी नींद में चली गई ताकि आखिरी बार अपने बाप से मिल सके। वैसे क्रायो स्लीप भी प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन मर्फ की उम्र पर भी इतनी डिटेलिंग करना कमाल है भाई। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ऐसे ही दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर नहीं है। अगर इधर का कोई डायरेक्टर होता तो ये सोच के क्रायो स्लीप को स्किप कर देता कि रहने दे यार, ऑडियंस का कहाँ ध्यान जाने वाला है। ओह सॉरी, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, इधर कोई ऐसी फिल्म बनाएगा ही क्यों। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ओके फाइनली, हु आर दे यानी कि फ्यूचर बीइंग्स कौन है एंड व्हाई दे हेल्प कूपर, इन सभी सवालों के जवाब मूवी में ठीक से नहीं दिए गए हैं। लास्ट में कूपर ये तो क्लियर करता है कि वो 5वें डायमेंशन की बीइंग इंसान ही है जो कि फ्यूचर में इतने ज्यादा एडवांस होने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और वो कैसे दिखती है ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि एज ए ह्यूमन हमारी अभी उतनी औकात नहीं है कि 5वें डायमेंशन में जा सके। हम फिजिकली और मेंटली उतने एडवांस नहीं है। मूवी भी ये क्लियर करती है, यानी कि फ्यूचर के जो इंसान होंगे वो ब्रेन पावर में तो हमसे आगे होंगे ही, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फिजिकली भी यानी कि दिखने में भी हम जैसे नहीं होंगे। ये मेरी थ्योरी है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि ऐसा थियोरेटिकली पॉसिबल है। हमारा डीएनए स्टार्ट से ही चेंज होता आ रहा है और अगर फ्यूचर में कई हजारों सालों बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने आप को बचाने में कामयाब रही तो वो हमसे काफी अलग दिखेंगे, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। वैसे मुझे ये पता नहीं कि तुम लोग क्लाइमैक्स के टाइम के कंफ्यूजन को समझ पाए भी हो या फिर नहीं, इसलिए जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो टाइमलाइन है जहाँ मर्फ और टॉम यंग है और डॉक्टर ब्रैड मर चुके हैं वो कूपर के इस टाइमलाइन से बिल्कुल अलग है। हालांकि टेक्निकली कूपर अभी टाइम से परे वाली जगह यानी कि टेज़रेक्ट में है, लेकिन जब उसने ब्लैक होल का चक्कर लगाया उसी समय अर्थ पे और 51 साल गुजर गए, यानी कि टेक्निकली देखे तो जिस वक्त कूपर ब्लैक होल का चक्कर लगा के नीचे जा रहा था उस समय पे धरती पे मर्फ ग्रेविटी की प्रॉब्लम सॉल्व करके उसे बचा चुकी थी। हाँ, तुम्हारे मन में ये सवाल होगा कि कूपर तो अभी नीचे गया ही नहीं और उसने मर्फ को डाटा दिया ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। अब ये मैं तुम्हें मर्फीज लॉ और टाइम पैराडॉक्स से आगे समझाऊंगा। तो पहले आते हैं टाइम पैराडॉक्स पे, क्योंकि यहाँ टाइम पैराडॉक्स का यूज हुआ है। बेसिकली इसे पास्ट में टाइम ट्रेवल करना नामुमकिन है ये साबित करने के लिए बनाया गया है। अब देखो, वैसे तो इसे कई सारी पॉपुलर कहानियों से समझाया जाता है जिनमें से शायद तुमने भी कई सारी सुनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बनाई कहानी से समझाऊंगा जो कि इंटरस्टेलर से काफी मिलती जुलती होगी। इससे क्या है कि तुम्हें इंटरस्टेलर में यूज हुए टाइम पैराडॉक्स को समझने में आसानी होगी। तो मान लो कि दुनिया में 2025 में कोरोना से भी खतरनाक वायरस फैल जाता है, जो फैलता तो हवा से है, लेकिन ये खतरनाक इसीलिए भी है क्योंकि इसके सिम्टम्स पेशेंट के मरने तक पहचान में नहीं आते। इसलिए अब आप चाहे लॉकडाउन ही क्यों ना लगा लो, आप उसे रोक नहीं पाओगे क्योंकि पेशेंट ही पहचान में नहीं आते हैं और इसी वजह से ये तेजी से सारी दुनिया में फैल जाता है। इंसानों के पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ 30 दिन होते हैं, तो सभी छोटे बड़े साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट या फिर डॉक्टर जो भी हो इसकी वैक्सीन बनाने में लग जाते हैं। उन्हीं में से एक विक्की नाम का नौजवान होता है जो अपने घर में ही बनाए हुए अपने छोटे से लैब में इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश करता है। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जब इसकी वैक्सीन नहीं निकाल पा रहे हैं तो 28 दिन लगातार दिन रात काम करने के बाद भी विक्की भी इसकी वैक्सीन नहीं बना पाता। तभी 29वें दिन फ्यूचर से एक बूढ़ा टाइम ट्रैवलर आता है और उसे वैक्सीन देके जाता है। उसके बाद दुनिया बच जाती है और विक्की बहुत मशहूर हो जाता है और साथ ही में अमीर
अमीर वे, इसीलिए वो अपने अगले प्रोजेक्ट पे काम शुरू करता है, एक टाइम मशीन। उसके वैक्सीन से कमाए गए पैसे वो इसी पे लगाता है। उसे टाइम मशीन बनाने में करीब 25 साल लग जाते हैं, लेकिन 2050 में मशीन बनाते ही उसे कुछ याद आता है और वो टाइम में 25 साल पीछे जाता है और 2025 में अपने ही यंग वर्जन को वैक्सीन देता है। तो अब सवाल ये है कि उस वैक्सीन को किसने बनाया? मान लो कि फ्यूचर के वर्जन ने बनाई होती तो फ्यूचर कभी होता ही नहीं, क्योंकि 2025 में यानी कि 25 साल पहले सब मर जाते, क्योंकि 30 दिनों में कोई भी उस वैक्सीन को बना ही नहीं पाता। तो बेसिकली जब पास्ट हुआ ही नहीं है और दुनिया 2025 में खत्म हो गई है, तो 2050 में कोई टाइम मशीन या फिर वैक्सीन कैसे बना सकता है? अब भाई लोग इसी को पैराडॉक्स कहते हैं, जो कि इंटरस्टेलर में यूज हुआ है। अब टाइमलाइन के बारे में जो मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया, उसके हिसाब से जब तक कूपर ब्लैक होल से टेज़रेक्ट में आया, तब तक रिलेटिविटी या फिर ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से अर्थ पे 51 साल हो चुके थे, यानी मर्फ टेक्निकली बूढ़ी हो चुकी थी और धरती तबाह। और टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसे पैराडॉक्स हमें हर टाइम ट्रेवलर मूवी में दिखाई देते हैं, लेकिन इसी को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टर ने इसमें मर्फीज लॉ डाला है, ऐसा मुझे लगता है। अब देखो, वैसे तो मर्फीज लॉ को रियलिटी में कुछ और ही समझा जाता है या फिर कुछ और ही माना जाता है, लेकिन मूवी में इसे कुछ इस तरह से दिखाया गया है। पूरी फिल्म में जो कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा सब कुछ पहले से ही तय था। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि मर्फ के बर्थडे से करीब 50 साल पहले ही फ्यूचर के ह्यूमंस ने वो टेज़रेक्ट और वर्म होल उसके लिए बना के रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि सब कुछ पहले से ही तय है। वैसे ही लास्ट में टाइम से बने इस कमरे में भी कूपर स्टार से ये कहता है कि उन्होंने हमें नहीं भेजा, बल्कि हम खुद आए हैं, क्योंकि तब तक कूपर ये समझ चुका था कि जो कुछ भी होना है वो सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है, और इसलिए कूपर बस वही करता है जो कि उसे करना चाहिए, यानी कि पहले वो नासा के कोऑर्डिनेट उसके पास भेजता है और फिर एक ऐसा तरीका ढूंढता है जिससे कि वो मोर्स कोड में क्वांटम डाटा मर्फ के पास भेज सके। और फनी बात पता है क्या है कि मर्फ ही पास्ट में कूपर को बताती है कि वो मोर्स कोड का यूज कर रही है अपने घोस्ट से बात करने के लिए, और यही चीज कूपर को इस सीन में याद आती है। यानी कि टेक्निकली वो रास्ता उसे मर्फ ने ही बताया था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि वो रास्ता जब मर्फ उसे बता रही थी तो ऑलरेडी वो पीछे भी था। यानी कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी वही चीज आती है कि सब कुछ पहले से ही हो रखा है या फिर सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। चलो इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो कूपर ब्रांड की बात मान के डॉक्टर मैन के ग्रह की जगह एडमंड के ग्रह पे आने के लिए मान जाता, तो ना इंडोरेंस टूटता और ना रोमली मारा जाता, प्लस उन्हें एक ऐसा ग्रह भी मिलता जिसपे वो ह्यूमन सिविलाइजेशन आसानी से बढ़ा सकते थे। तो कितना अच्छा होता, नहीं? रॉन्ग। अगर ऐसा होता तो कूपर कभी भी ब्लैक होल में जाके डाटा को मर्फ तक नहीं पहुंचा पाता और अर्थ नहीं बच पाती। इट इज मर्फीज लॉ, जिसपे नोलन ने ये सारी फिल्म बनाई है। यानी जो कुछ भी होना है वो होगा ही, अच्छा हो या फिर बुरा हो, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। हालांकि पर्सनली मैं इसमें नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इससे जीने का कोई मतलब नहीं रहता।